हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का तासो एस एकेडमी पटना में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम बिहार विशेष दोस्तों आज आप लोगों के बीच हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को लेकर आए हैं। दोस्तों ये सुपर फास्ट रिवीजन है। दोस्तों बीपीएससी प्रीवियस ईयर का ये दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन है। अब हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो है ना पार्ट 2 को पढ़ेंगे। दोस्तों किसको? दोस्तों तो पार्ट टू दोस्तों हम लोग इससे पहले 27 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। तो आज चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों विश्व में जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। दोस्तों वैशाली का जो लिच्छवी था वह विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। दोस्तों वैशाली जो है यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। और लिच्छवी बज्जी संघ में स्वर प्रमुख थे। दोस्तों लिच्छवी जो था वो बज्जी संघ का क्या था? स्वर प्रमुख था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी? तो राजगिरी थी, या जिसको गिरिवर्ज भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये कब पूछा गया? तो 53 से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था। पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदद्र था। कौन था दोस्तों? बृहदद्र वंश था। और इस वंश के पहले राजा बृहदद्र का पुत्र जरासंध, कौन दोस्तों? जरासंध था, जिसने राजगिरी यानी गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रतापी शासक कौन था? दोस्तों बिंबिसार था। और बात करें दोस्तों बौद्ध ग्रंथों की, तो उसमें मगध का जो प्रतापी शासक था वो कौन था? बिंबिसार था दोस्तों। और यह किस वंश का था? तो बिंबिसार जो है दोस्तों यह हर्यक वंश का था। किसका था दोस्तों? हर्यक वंश से का था। और इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों? तो हर्यक वंश की जो बिंबिसार है दोस्तों, इनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 492 ईसा पूर्व में होती है। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। दोस्तों इसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों? अजातशत्रु जो है मगध का क्या हुआ? शासक हुआ। और अजातशत्रु के पुत्र कौन दोस्तों? उदयनी। कौन दोस्तों? उदयनी ने राजगिरी से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। और पूछा जाए दोस्तों कि किसने राजगिरी से पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया दोस्तों? तो अजातशत्रु के जो पुत्र थे कौन दोस्तों? उदयनी ने राजगिरी से कहाँ स्थापित किया दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा स्थापित किया। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? तो अजातशत्रु के जो वंश है वह किस वंश के थे? अजातशत्रु तो हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों? हर्यक वंश के थे। मगध जो शासक था अजातशत्रु, इन्होंने 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर अपने जो मगध शासक जो अजातशत्रु जो है वो अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा तथा इसकी हत्या भी इसके पुत्र कौन किए? उदयनी ने कर दिया दोस्तों। कौन किए दोस्तों? उदयनी ने कर दिया। इसके बाद दोस्तों चंद्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे किया था दोस्तों? किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। कौन दोस्तों? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे दोस्तों। विलियम जोन्स जो है पहले विद्वान थे जिन्होंने चंद्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक किससे किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य से की। और एरियन एवं प्लूटार्क, कौन दोस्तों? एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में और पूछा जाए दोस्तों विलियम जोन्स तो ये सेंडोकोटस, और वही पूछा जाए दोस्तों एरियन और प्लूटार्क तो इन्होंने एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। जबकि जस्टिस
जस्टिन ने सेंटोकोटा चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट से उल्लेख किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, सिकंदर महान की जो है ना भेंट से उल्लेख किया। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था दोस्तों, 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था दोस्तों, 1837 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान, कौन थे दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, तो अंग्रेज विद्वान थे दोस्तों, ने अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उच्चारण मतलब इसको पढ़े थे दोस्तों, किंतु इन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंघल के राजा तीस से कर डाली। किससे कर डाली, तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि क्या आया दोस्तों, कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों एवं दीप वंश, किसका दोस्तों, अनुश्रुतियों यानी दीप वंश और महावंश की उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। मतलब क्या किया गया दोस्तों, तो दीप वंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए जो है ना प्रयुक्त की गई है। अंततः कब दोस्तों, अंततः 1915 ईस्वी में मास्की यानी कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ लिया गया दोस्तों। क्या किया गया दोस्तों, तो अंत जो है ना दोस्तों ये 1915 ईस्वी में, कब 1915 ईस्वी में मस्की कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक से प्राप्त लेख में जो है ना अशोक के नाम को क्या किया दोस्तों, पढ़ लिया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, तो मेगास्थनीज की पुस्तक की बात करें दोस्तों तो कौन था, इंडिका था। कौन था दोस्तों, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वह किसके समकालीन शासक था, तो सिकंदर के समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक क्रियाकस, आनेसिक्रियस और अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिसमें दोस्तों मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। क्या दोस्तों, जिनके विवरण में जो है ना, जिनके विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में क्या होता था दोस्तों, सूचनाएं देते थे। और विदेशी लेखकों में कौन दोस्तों, विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज, कौन दोस्तों, मेगास्थनीज का नाम जो है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए दोस्तों मेगास्थनीज का नाम क्या है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी पुस्तक कौन था दोस्तों, इंडिका में मौर्य इतिहास के प्रमुख स्रोत है। और पूछा जाए दोस्तों कि मौर्य इतिहास की प्रमुख स्रोत किस बुक में है, पुस्तक में है, तो इंडिका में। इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों, तो मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन है दोस्तों, तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन दोस्तों किस में मिलता है, तो इंडिका में मिलता है। और इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों, मेगास्थनीज है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की जो है ना विभिन्न समितियों द्वारा होता था। मतलब पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन क्या होता था दोस्तों, तो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, जिसमें कुल 6 समिति थी। कितने दोस्तों समिति थी, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में कुल 6 समिति होती थी, और इसमें प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे दोस्तों। और दोस्तों अगर बात किया जाए कि 6 समिति, जो कुल 6 समितियाँ थी, उसमें से प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। और दोस्तों समिति का कार्य क्या था दोस्तों, समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। क्या था दोस्तों, बिक्री कर। क्या दोस्तों, बिक्री कर को जो है ना वसूल करना था, और विक्रय कर मूल्य का जो है ना 10वें भाग, दोस्तों इसमें क्या था दोस्तों, बिक्री कर वसूल करना था और विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। और करों की चोरी करने वालों को क्या दिया जाता था दोस्तों, तो मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज दूध था दोस्तों, तो मेगास्थनीज किसका दूध था, तो सेल्यूकस का दूध था दोस्तों। किसका था, तो सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था दोस्तों। कहाँ का दूत था दोस्तों, तो यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के नछप यानी
क्षत्रप के राज दरबार में, किसके दोस्तों, क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था और मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। अगर मेगास्थनीज की बात करें दोस्तों तो काफ़ी समय तक इन्होंने मौर्य दरबार में जो है ना निवास किया और भारत में उसने कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। क्या किया दोस्तों, तो इंडिका नामक अपने ग्रंथ में क्या किया, लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों, तो अंतिम मौर्य सम्राट की बात करें दोस्तों तो बृहदद्र था। कौन था दोस्तों, बृहदद्र था। और अंतिम मौर्य शासक बृहदद्र था और बृहदद्र की हत्या जो है सेनापति किसने किया था, उनके जो सेनापति था, इसके जो सेनापति था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने कब किया था दोस्तों, तो 184 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था दोस्तों, 184 ईसा पूर्व में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है दोस्तों, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस में वर्णित है, तो जूनागढ़ अभिलेख में है दोस्तों। कहाँ, जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन, क्या दोस्तों, रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला में उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की जो है एक प्रति एवं स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह भी शुद्ध संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन है। अगर बात करें दोस्तों, यह जो अभिलेख है जूनागढ़ का जो रुद्रदामन अभिलेख है, यह अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में जो है सर्वाधिक प्राचीन है। क्या दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों, जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था, तो जैन धर्म के प्रति जो है दोस्तों यह खारवेल का भारी झुकाव था। किसका था दोस्तों, खारवेल का भारी झुकाव था। कलिंग की चेदी वंशीय शासक खारवेल, कौन दोस्तों, कलिंग की चेदी वंशीय शासक जो खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। क्या था दोस्तों, तो महान जो है ना महानतम सम्राटों में से क्या था, एक था। और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उदयगिरी पहाड़ी कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल, कौन दोस्तों, कलिंग का जो चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। और उड़ीसा यानी उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर, कहाँ दोस्तों, 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी में जो है ना हाथी गुम्फा से उसका जो है ना एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। क्या दोस्तों, एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। कहाँ से, तो हाथी गुफा से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि हाथी गुफा से जो है ना उसका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें किसकी जो है ना इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, तो खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अगर पूछा जाए दोस्तों कि जैन धर्म के प्रति क्या था, इसका भारी झुकाव था। और हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में पूछा जाए दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख है वह किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध तो महामेघवाहन यानी क्या है दोस्तों, महामेघवाहन वंश से था। किससे था, महामेघवाहन वंश से था। और ये कब पूछा गया दोस्तों, तो 60 से 62 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन दोस्तों, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अंत इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। क्या हुआ पड़ गया दोस्तों, तो महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। और इसके संस्थापक कौन थे, तो महामेघवाहन व्यक्ति थे। और किसके थे दोस्तों, कलिंग के चेदी राजवंश का जो दोस्तों इसको बोला जाता है चेदी राजवंश भी बोला जाता है।
और इस वंश का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? खारवेल था। कौन था दोस्तों? खारवेल था। और खारवेल के इतिहास का अध्ययन का एकमात्र साधन क्या है दोस्तों? तो हाथी गुफा अभिलेख है। क्या है दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये 56 से 59 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कब दोस्तों? जो विंसेंट स्मिथ की जो रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की जो है ना वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी है, तो विंसेंट स्मिथ ने दी है। और उसकी किस रचना में है दोस्तों? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। दोस्तों समुद्रगुप्त का जो विजय का जो वर्णन है किसमें मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के? तो हरिसेन है दोस्तों। कौन है? हरिसेन है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था दोस्तों? तो स्कंदगुप्त था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? स्कंदगुप्त था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में कब? तो 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजस्त हुआ। क्या हुआ दोस्तों? स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजस्त हुआ। उसके बाद यूएस राय के अनुसार हुन आक्रमण का नेता कौन था दोस्तों? तो खुशनेवाज था। और यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। क्या दोस्तों? एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर का कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु परोक्ष के रूप में इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? तेज कर दिया। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 5वीं शताब्दी के अंत तक और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने क्या किया? कब्जा कर लिया। क्या किया दोस्तों? कब्जा कर लिया। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है दोस्तों? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि यानी वह भूमि जिस पर जो है खेती न की गई हो। अगर बिना जोती हुई भूमि का मतलब क्या है दोस्तों? वह भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो। और अपरहत क्या दोस्तों? अपरहत भूमि, तो उसको क्या कहा जाता है? अपरहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी टीम था दोस्तों। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी दोस्तों? तो चीनी यात्री सुंगयुन जो है भारत की यात्रा 515 ईस्वी से लेके 520 ईस्वी के मध्य किए थे दोस्तों। चीनी यात्री हुनसुंग जो है 518 ईस्वी में भारत आया। कब आया दोस्तों? 518 ईस्वी में भारत आया। और इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की जो है प्रतियाएँ जो है ना एकत्रित की थी। क्या किया दोस्तों? तो बौद्ध धर्म की प्रतियाएँ एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री? तो हेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय में प्रमुख घटना चीनी यात्री जो है हेनसोंग के भारत आगमन की है। क्या है दोस्तों? भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण एवं चित्रों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने की थी। क्या था दोस्तों? तो उनकी जो है चरण जो चिन्हों द्वारा जो है ना पवित्र किए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों जो है ना दोस्तों भारत में सुलभ थे। क्या थे दोस्तों? सुलभ थे। इस उद्देश्य से पूर्ति हेतु उसने तंग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा दोस्तों? ग्रंथ लिखा। कौन सी ग्रंथ है दोस्तों? सियुकी है दोस्तों।
तो सियूकी किसने लिखा है दोस्तों? तो हेनसोंग की है दोस्तों। किसकी है? हेनसोंग की है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। कल्हन कल्हन ने राजतरंगिणी में जो ना कश्मीर के इतिहास दोस्तों, कल्हन की जो राजतरंगिणी है उसमें किसके इतिहास की लिखा हुआ है? तो कश्मीर के जो ना इतिहास की चर्चा है। और इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। दोस्तों कल्हन ने किसके शासनकाल में राजतरंगिणी को पूर्ण किया था? तो इसमें दोस्तों इन्होंने जय सिंह के शासनकाल में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, दोस्तों कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा दोस्तों? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। और दोस्तों बात करें कि इंडिका कौन किया दोस्तों? तो मेगास्थनीज ने किया था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र वो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। क्या था? प्रमुख शिक्षा केंद्र था और बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी जो स्थापना है कौन किया था दोस्तों? तो पाल वंश के प्रथम शासक कौन था? गोपाल ने की थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उदंतपुरी शिक्षा का जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र है उसकी स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किए थे। और कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बिहार में स्थित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नान्यदेव था। दोस्तों कौन था? नान्यदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव ने 1097 से 98 ईस्वी में थे और वे एक महान योद्धा थे। क्या था दोस्तों? जो नान्यदेव थे वह एक महान योद्धा थे और नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ? सिमरावगढ़। कहाँ दोस्तों? सिमरावगढ़, जो वर्तमान में कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों? सिमरावगढ़ तो नेपाल में है। और कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी तक रहा और जिसे मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्नाट वंश का जो शासनकाल रहा 10 से 97 से 1325 ईस्वी तक, इसको क्या कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण का युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? हरि सिंह था। दोस्तों कौन था? हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव थे। कौन थे दोस्तों? हरि सिंह देव थे और कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। क्या था दोस्तों? कला और साहित्य के महान संरक्षक थे और इन्होंने पंजी व्यवस्था दोस्तों की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? दोस्तों किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के समय। कब दोस्तों? धर्मशास्त्रों के समय जो है 4 वर्णों में कौन कौन दोस्तों? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, मतलब कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभक्त किया गया था दोस्तों। तो कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अन्य जो है अनेक जाति, अम्बट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रत्कार आदि जो है ना अविप्रभाव यानी दोस्तों अनुलोम एवं जो है ना प्रतिलोम विवाहों के जो है ना फलस्वरूप हो गया। क्या हुआ दोस्तों? अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। और पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों की जो है ना दोस्तों उल्लेख किया है। तो कौन कौन? तो निर्वसित। कौन दोस्तों? निर्वसित और अनिर्वसित। निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र के जो है ना अस्पृश्य माने जाते थे। क्या दोस्तों? अस्पृश्य जो है माने जाते थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों बौद्ध सभा जो है किस नगर में स्थापित की गई थी? तो बौद्ध सभा की बात करें तो यह जो है दोस्तों कश्मीर में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के चौथी एवं अंतिम संगीत सभा कुषाण
कब दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में जो है ना कश्मीर के कुंडलवन, कहाँ दोस्तों, कुंडलवन में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों, तो वसुमित्र ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों, वसुमित्र ने किए थे। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, उपाध्यक्ष थे। और यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर जो है ना सम्यक विचार, क्या दोस्तों, सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवा कर, क्या हुआ दोस्तों, कि ताम्रपत्रों पर जो है ना कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। क्या किया दोस्तों, एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति जो है दोस्तों, ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में, कहाँ दोस्तों, राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में हुई। और इस समय मगध का शासक कौन था दोस्तों, अजातशत्रु था। कौन था दोस्तों, अजातशत्रु था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, तो महाकश्यप ने किया था। और द्वितीय संगीति की बात करें दोस्तों, तो यह द्वितीय संगीति कालाशोक के शासनकाल में, कब दोस्तों, कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद, कब दोस्तों, 100 वर्षों बाद, कहाँ, वैशाली में। तो कब किया गया था दोस्तों, 383 ईसा पूर्व में। और पहली संगीति की बात करें दोस्तों, तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और दोस्तों, और तीसरी संगीति की हम बात करें तो यह जो है दोस्तों 255 ईसा पूर्व में जो है ना दोस्तों किया गया था। और इसके जो 100 वर्षों बाद वैशाली में की गई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो साबर कमीर थे दोस्तों। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति हुई थी, राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, राजगीर में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबद्ध जो है ना 4 स्थानों को नीचे उल्लेखित है। तो इसको जो है ना दोस्तों मिलान करना है। इसमें बात करें दोस्तों, तो जन्म जो है दोस्तों कहाँ से हुआ जन्म इनका, तो बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों, ये लुम्बिनी, कहाँ हुआ दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ। उसके बाद दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोध गया में। कहाँ हुआ दोस्तों, बोध गया में हुआ। और प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ दोस्तों, तो प्रथम प्रवचन की बात करें तो यह सारनाथ में हुआ है। कहाँ हुआ है, सारनाथ में। और इनका जो निधन है दोस्तों कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, कब दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में जो है ना कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। और बोध गया में बैसाखी पूर्णिमा, कब दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और काशी के ऋषिपट्टनम यानी कहाँ दोस्तों, सारनाथ में इन्होंने प्रथम पर उपदेश यानी धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो धर्मचक्र परिवर्तन दिया। एवं कुशीनगर में उनका जो है निधन हुआ। और जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या है दोस्तों, गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की कितना दोस्तों, 6 वर्ष की साधना के पश्चात कितने वर्ष में, तो 35 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण जो है ना सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में, कब किया था दोस्तों, 3री शताब्दी में प्रारंभ किया। परंतु इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ है। वर्तमान स्वरूप कब दोस्तों, तो 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ है। और यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। किससे दोस्तों, तो ईंटों से निर्मित है। और 2002 में बोध गया के जो दोस्तों बौद्ध मंदिर है उसको 2002 में यूनेस्को के जो है ना विश्व धरोहर स्थल बना गया दोस्तों, शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का
स्थान किस राजा युग में प्राप्त हुआ? दोस्तों गौतम बुद्ध को जो एक देवता का जो स्थान है वो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान, क्या दोस्तों, हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। क्या किया दोस्तों? तो महायान शाखा में उनको बुद्ध की जो है ना देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्धिस्तों की भी जो है ना पूजा प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था दोस्तों? तो वैशाली में था। कहाँ था दोस्तों? वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में थी और वस्तुतः 6ठी सदी में यहाँ जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। क्या था दोस्तों? जनतंत्रों में क्या था? राजतंत्रात्मक जो है ना शासन व्यवस्था था और वही वज्जी एवं मल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी के 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी जो है दोस्तों 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। दोस्तों पूछा जाए कि वैशाली का जो लिच्छवी था वो क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों यानी 16 महाजनपदों की जो ना सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। तो दोस्तों 16 महाजनपद कौन कौन है उसको एक देख लेते हैं। तो कौन है दोस्तों? तो अंग, उसके बाद मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कम्बोज है। तो कौन कौन है दोस्तों? तो मगध हो गया, उसके बाद अंग हो गया, उसके बाद काशी हो गया, कौशल हो गया, बज्जी हो गया, मल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, कुरु और पंचाल। कौन कौन दोस्तों? कुरु और पंचाल। उसके बाद दोस्तों मत्स्य हो गया, सूरसेन, अस्मक और अवंती, गंधार और कम्बोज। ये दोस्तों 16 महाजन पद में सूची में उपलब्ध है। दोस्तों इन्हीं को 16 महाजनपद कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।